हेलो स्टूडेंट्स, आइए कल के क्लास में हम लोग अध्याय 10 कोशिका विभाजन प्रारंभ किए थे। ठीक है, जिसमें आपको विभाजन के 3 प्रकार बताए गए थे, असूत्री, अर्धसूत्री और समसूत्री, है ना। तो पिछले क्लास में हम लोग जनरली समसूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन के बारे में अध्ययन किए थे। ठीक है, और हमारा शेष रहा था अर्धसूत्री विभाजन। तो चलिए आज के क्लास में हम अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं वो भी क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए कल आप लोग को समसूत्री विभाजन के अंतर्गत बताया गया था कि समसूत्री विभाजन एक ऐसा कोशिका विभाजन होता है जिसमें एक जनक कोशिका के विभाजन से 2 नए संतति कोशिका बनते हैं और दोनों नए संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अपने जनक कोशिका में उपस्थित गुणसूत्र की संख्या के समान होती है। ठीक है, लेकिन अर्धसूत्री कोशिका विभाजन देखिए क्या है। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन एक विशेष प्रकार का विभाजन होता है। ठीक है, जो केवल शरीर की जनन कोशिकाओं में ही होता है। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि मनुष्य में नर का जो है मुख्य जननांग वृषण और मादा का मुख्य जननांग अंडाशय होता है ना। तो इनकी कोशिकाएं जनन कोशिकाएं होती हैं, तो इन्हीं की कोशिकाओं में केवल अर्धसूत्री प्रकार का विभाजन होता है। उसके बाद शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। क्लियर हो गया सभी को। तो देखिए अर्धसूत्री विभाजन में है ना 2 विभाजन होती है। ठीक है, जिसमें एक क्या होता है, समसूत्री विभाजन के समान होता है, लेकिन इसमें गुणसूत्रों की प्रतिलिपि केवल एक ही बार बनती है ना। इसी कारण इसमें क्या होता है, गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो मतलब बने हुए कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या है ना अपने जनक कोशिका की तुलना में क्या होती, आधी होती है। क्लियर हो गया। तो ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें विभाजन के फलस्वरूप है ना एक कोशिका से आधी गुणसूत्र वाले है ना 4 नए कोशिकाओं का निर्माण होता है, उसे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। क्लियर हुआ सभी को। तो याद रखेंगे इसमें 4 नए संतति कोशिका बनते हैं एक कोशिका के विभाजन से। देखिए तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को हम लोग 2 चरणों में मतलब 2 प्रकार का होता है, अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। ठीक है, तो अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री सेकंड दोनों विभाजन को 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। पहला है प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। ठीक है, इसी प्रकार जो अर्धसूत्री सेकंड है उसे भी 4 अवस्थाओं में बांटा गया है या 4 उपचरणों में बांटा गया है ना, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। तो चलिए बारी बारी से हम इन अवस्थाओं का एक एक करके अध्ययन करेंगे। ठीक है, और अर्धसूत्री विभाजन को समझेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन में हम फिर प्रथम में चारों अवस्थाओं का वर्णन करेंगे, उसके बाद फिर अर्धसूत्री सेकंड विभाजन की 4 अवस्थाएं पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अर्धसूत्री प्रथम विभाजन की पहली प्रोफेज अवस्था में क्या होती है। तो अर्धसूत्री विभाजन की ज़्यादातर महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं प्रोफेज के दौरान ही होती हैं। ठीक है, देखिए प्रोफेज में क्या होता है, तो गुणसूत्र सघन होते हैं और दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, मतलब सघन कहने का मतलब पास आने लगते हैं और दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, और इनका जो तारक केंद्र या सेंट्रोमियर होता है, ठीक है, सेंट्रोमियर बनते वो ध्रुवों की तरफ बढ़ने लगते हैं। ध्रुवों की तरफ मतलब देखो एक जो गुणसूत्र में आप सेंट्रोमियर वाला पार्ट दे सकते हैं जहाँ पे उन्होंने आपस में क्रॉस किया है दोनों क्रोमेटिड, उसको सेंट्रोमियर बोलते हैं। तो वो अब कहाँ जा रहे हैं, ध्रुवों की ओर जाने लगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होती है, ये जो आपको डॉट डॉट में नाभिकीय झिल्ली दिखाई दे रहा है वो क्या होता है, समाप्त होने लगता है और सजाती गुणसूत्र युग्मित हो जाते हैं और टेट्राड बनाते हैं। देखिए टेट्राड कहने का मतलब, टेट्रा मतलब होता है 4, है ना। तो 2 जोड़ी देखो एक गुणसूत्र 2 क्रोमेटिड से मिलकर बना होता है, तो 2 गुणसूत्रों में कितने क्रोमेटिड होंगे, 4 क्रोमेटिड होंगे। तो इसलिए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्रॉड बोलते हैं। ठीक है, अर्थात प्रत्येक टेट्रॉड में 4 क्रोमेटिड होते हैं। तो आप देख सकते हो केंद्रक में है ना कितने गुणसूत्र हैं, तो 4 गुणसूत्र है, मतलब 2 जोड़ी है। तो एक जोड़ी में क्या होगा, 4 टेट्रॉड होंगे, दूसरे जोड़ी में फिर 4 टेट्रॉड होंगे। ठीक है, और इस प्रकार फिर दोनों के बीच में क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर मतलब जीन विनिमय की क्रिया होती है। और जीन विनिमय के द्वारा वो क्या करते हैं, सजाती गुणसूत्रों में आनुवंशिक
है ना सामग्रियों का विनिमय हो जाता है, मतलब आदान प्रदान हो जाता है। आदान प्रदान के फलस्वरूप 4 अनोखे क्रोमेटिड बनते हैं, है ना, जो जिनमें क्या होती है, अनुवंशिक विभिन्नताएं पाई जाती है। और इस प्रकार उत्पन्न होने वाले, है ना, यहाँ पर जो संतान होते हैं उसमें से कुछ जनकों के समान होते हैं और कुछ जनकों से भिन्न भी होते हैं। तो ये अर्धसूत्री की खासियत। देखिए उसके बाद प्रोफेज 1 के बाद आता है मेटाफेज 1, है ना। मेटाफेज 1 में क्या होती है, तो जितने भी तारक केंद्र होते हैं या सेंट्रोमियर्स होते हैं उनसे सूक्ष्म नलिकाएं विकसित होती है। सूक्ष्म नलिकाएं विकसित होती है कहने का मतलब इसे हम लोग स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। कल आप लोग को बताई थी स्पिंडल तंतु, है ना, जिससे ये कोशिकाओं के ध्रुवों से जुड़ते हैं। तो ठीक उसी प्रकार का क्या होता है ना, तारक केंद्र से स्पिंडल फाइबर्स या सूक्ष्म नलिकाएं विकसित होती है और वो है ना सेंट्रोमियर से जुड़ जाती। क्लियर हो गया। और जहाँ टेट्रॉड कोशिका के मध्य, मतलब टेट्रॉड क्या करते हैं, उसे कोशिका के मध्य रेखा पर उससे मिलते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये मेटाफेज होता है। उसके बाद आता है एनाफेज फर्स्ट। ठीक है, तो देखिए एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, सेंट्रोमियर विखंडित हो जाता है, मतलब टूट जाता है और साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया आप लोग समसूत्री विभाजन में पढ़े हो ना, कि कोशिका क्या होती है, किनारे से कोशिका के मध्य भाग में आती है और फिर निचला वाला तल ऊपरी तल से जुड़ जाता है और कोशिका बीच से 2 भागों में बढ़ जाता है। तो ठीक वही प्रक्रिया यहाँ पर होगी। ठीक है, सेंट्रोमियर विखंडित होगा और साइटोकाइनेसिस प्रारंभ होगा। ठीक है, सेंट्रोमियर विखंडित होगा तो केंद्रक बढ़ते हैं। क्लियर हो गया सबको। और फिर साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाता है और सजातीय गुणसूत्र अलग हो जाते हैं और इस प्रकार है ना, अलग होने के साथ साथ यहाँ पर क्या होते हैं, सहयोगी क्रोमेटिड जो होते हैं वो अभी भी जुड़े, एक दूसरे से संयोजित रहते हैं या जुड़े रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया में प्रारंभ में ऐसा होता है। ठीक है, चलिए तो उसके बाद इस प्रकार एनाफेज में, है ना, कोशिका के अंदर इस प्रकार का परिवर्तन होता है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं अगला स्टेप, उसमें किस प्रकार का परिवर्तन होता है और, है ना, किसका निर्माण होता है। चलिए तो उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन प्रथम का लास्ट अवस्था है टीलोफेज फर्स्ट। ठीक है, तो देखिए टीलोफेज फर्स्ट में कोशिका में क्या परिवर्तन आता है, तो मैं आपको बताई थी कि एनाफेज अवस्था में ही साइटोकाइनेसिस प्रारंभ होने लगता है, लेकिन उस कंडीशन में क्रोमेटिड क्या है, मतलब सहयोगी क्रोमेटिड क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है, अब देखो टीलोफेज फर्स्ट में क्या होता है, तो इस अवस्था में गुणसूत्र की, मतलब प्रजातियों पर निर्भर करता है। ठीक है, मतलब टीलोफेज फर्स्ट गुणसूत्र की प्रजातियों पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार के गुणसूत्र है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, फिर जो पतले हो सकते हैं और 2 अगुणित संतति कोशिकाओं के निर्माण द्वारा साइटोकाइनेसिस पूरा होता है। कहने का मतलब क्या होता है, गुणसूत्र है ना, क्या किनारे से फिर मध्य में आने लगते हैं और पतले होने लगते हैं। ठीक है, पतले होने के कारण होने लगते हैं और इस प्रकार 2 अगुणित संतति कोशिकाएं का निर्माण करते हैं। ठीक है, और इस प्रकार संतति कोशिका जो बनते हैं वो अगुणित होते हैं। अगुणित मतलब इनमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो जनक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या के आधी होती है। तो जनक कोशिका द्विगुणित होता है, तो द्विगुणित का आधा अगुणित, इसलिए इनको अगुणित कोशिकाएं कहा जाता है और इस प्रकार साइटोकाइनेसिस पूरा होता है। चलिए अब हमारा आता है अर्धसूत्री विभाजन की दूसरी अवस्था है। ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में भी वही 4 अवस्थाएं होती हैं, जिसको अर्धसूत्री सेकंड के आधार पर प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रोफेज सेकंड। तो देखिए प्रोफेज सेकंड क्या है, तो प्रोफेज सेकंड अर्धसूत्री, है ना, विभाजन की द्वितीय प्रकार में, है ना, पहली अवस्था होती है। और इस अवस्था में क्या होता है, तो देखिए अभी आपको बताया गया है कि एक कोशिका के, है ना, अर्धसूत्री प्रथम विभाजन से 2 कोशिका बनी, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या अपनी जनक गुणसूत्रों की संख्या के आधी है। ठीक है, आधी है, यहाँ तक समझ में आ गया। आधी मतलब अब इसमें क्या मतलब, एक जो जनक कोशिका होता है उसमें क्या होते हैं, 2 जोड़ी टेट्रॉड होते हैं, लेकिन इसमें केवल एक जोड़ी मतलब एक जोड़ी टेट्रॉड रहेगा। तो देख लो इसमें 1 जोड़ी गुणसूत्र है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, नाभिकीय झिल्ली क्या हो जाती, धीरे धीरे लुप्त हो जाती है और तारक केंद्रक बनते हैं, है ना, और जो गुणसूत्र होता है वो ध्रुवों की ओर बढ़ने लगते हैं। क्लियर हो रहा है सभी को। तो इस प्रकार का परिवर्तन जो है प्रोफेज सेकंड में अर्धसूत्री विभाजन की सेकंड अवस्था में होती है। चलिए उसके बाद दूसरी अवस्था आती है मेटाफेज सेकंड।
देखिए मेटाफेज सेकंड की अवस्था में जनरली क्या होता है, तो आप इसमें है ना जनरली जो सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, ठीक है, वो सेंट्रोमियर से जुड़ जाती। देख सकते हैं आप लोग रेड कलर का सूक्ष्म नलिकाएं प्रदर्शित की गई हैं, वो क्या होती है धीरे धीरे सेंट्रोमियर से जुड़ने लगती हैं, ठीक है। और इस प्रकार है ना ये आगे क्या करती है, तारा केंद्र की ओर बढ़ती है। लेकिन जो सहयोगी क्रोमैटिड्स होते हैं वो कोशिका की मध्य रेखा के साथ जुड़ जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार का परिवर्तन जो है मेटाफेज सेकंड में होता है। क्लियर हो गया? तो इस बात को आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद हम देखेंगे एनाफेज सेकंड। तो देखिए एनाफेज सेकंड की अवस्था में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस प्रारंभ होता है, ठीक है, साइटोकाइनेसिस प्रारंभ होता है और गुणसूत्रों के जो क्रोमैटिड्स होते हैं, सॉरी सेंट्रोमियर होते हैं, वो विखंडित हो जाते हैं अर्थात टूट जाते हैं, है ना, जिसके कारण अब सहयोगी क्रोमैटिड भी क्या होते हैं एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। देख सकते हैं आप लोग, है ना, ये स्पिंडल फाइबर द्वारा जो है ध्रुवों से, कोशिका के ध्रुवों से जुड़ा हुआ है और इस प्रकार सेंट्रोमियर टूट चुका है और जो गुणसूत्र के क्रोमैटिड है वो एक दूसरे से क्या हो चुके हैं, अलग अलग हो चुके हैं। तो चूंकि एक कोशिका के विभाजन से आधी गुणसूत्र वाली दो कोशिका बनी थी, दोनों ही कोशिकाओं में ये क्रिया होती है, ठीक है। और इस प्रकार क्या हो गया, साइटोकाइनेसिस के फलस्वरूप सेंट्रोमियर है ना विखंडित हो गया और सहयोगी क्रोमैटिड भी अलग अलग हो गए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस प्रारंभ हो, ठीक है, हुआ रहेगा पर होता नहीं है, वो जो है कंप्लीट टेलोफेज अवस्था में होता है। तो इसके बाद हम लोग टेलोफेज अवस्था पढ़ेंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे यहाँ पर साइटोकाइनेसिस जो है पूर्ण होता है। तो एनाफेज का ये अवस्था क्लियर। चलिए तो आगे देखते हैं हम टेलोफेज सेकंड। अब टेलोफेज सेकंड में जनरली क्या होता है, तो मैं बोली थी कि एनाफेज सेकंड में जो है साइटोकाइनेसिस शुरू हो चुका रहता है ना। तो टेलोफेज सेकंड में क्या होगा, प्रजातियों के गुणसूत्र मतलब एक कोशिका जब साइटोकाइनेसिस पूरा होगा तो है ना कोशिका का ऊपरी सिरा और निचला सिरा आपस में जुड़ जाता है, तो एक कोशिका फिर दो कोशिका में बीचों बीच से कट जाता है, बढ़ जाता है ना। तो इस प्रकार एक कोशिका मतलब शुरुआत में एक जनक कोशिका से दो आधी गुणसूत्र वाले दो कोशिका बना था और जब इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन सेकंड हुआ तो अब एक कोशिका से फिर दो बनेगा, तो दो आधी गुणसूत्र वाले कोशिका के विभाजन से क्या हो जाएगा, दो दूने चार कोशिका संतति कोशिका का निर्माण यहाँ पर होगा। और चारों के चारों जो गुणसूत्र होंगे मतलब कोशिका होंगे वो किस प्रकार के कोशिकाएं होती, अगुणित गुणसूत्र वाले कोशिकाएं होती, ठीक है। इसलिए इसको यहाँ पर है ना दो दो क्रोमैटिड मतलब डबल डबल के रूप में दिखाया गया है। क्लियर हो गया? तो दो क्रोमैटिड मतलब एक एक गुणसूत्र, तो इस प्रकार से इसमें क्या होंगे, है ना, दो अगुणित कोशिकाओं वाले मतलब अगुणित कोशिका का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और इस प्रकार इसमें साइटोकाइनेसिस भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार आप लोग याद रखेंगे कि अर्धसूत्री विभाजन से एक द्विगुणित कोशिका में जब दो बार अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उससे क्या होते हैं, एक द्विगुणित कोशिका से चार अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है ना। और ये चारों कोशिकाएं युग्मक कोशिकाएं कहलाती हैं। तो याद रखेंगे मनुष्य की जो जनन कोशिकाएं होती हैं जैसे कि अंडाशय की कोशिकाएं और वृषण की कोशिकाएं, उनमें अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है, युग्मक बनते हैं, है ना। जैसे कि वृषण में शुक्राणु जो कि नर युग्मक होता है और अंडाशय में अंडाणु जो कि मादा युग्मक होता है का निर्माण होता है, जिनके संलयन से ही है ना द्विगुणित जायगोट का निर्माण होता है।